हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारे पास 9 मार्च के क्वेश्चंस थे उनको लेके हम लोग हाजिर हैं। शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस हमें मिले थे वो ये थे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 50 है बच्चे, जो आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो मेरे को एक बार कंफर्म करना, ठीक है। और जब आपका आर्टिकल 50 आएगा तो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाग कौन सा हो जाएगा 4। और आपका आर्टिकल किसके अंदर आएगा, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 आपके किस में इंक्लूड हो जाते हैं, डीपीएसपी में, है ना, पढ़ा था। चलो, तो जो आपका अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका को किससे अलग करने का सिद्धांत देता है, कार्यपालिका से, हो जाएगा। आपका जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, यहाँ पर लिख लो क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन से रिलेटेड है। एक एक चीज तो नहीं लिखानी ना, इस तरह से आपका। फिर आपका आर्टिकल 41 है वो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। हमने आपको आर्टिकल की लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी ना टेलीग्राम चैनल में, फाइंडर पीडीएफ के नाम से। आर्टिकल 43 आपका बच्चे जो है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन करता है। 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होती है। 44 आपका सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसलिए 44 मैं यहाँ पर मेंशन करवा देती हूँ। क्या था हमारा, समान नागरिक संहिता। हम आपको सारे आर्टिकल्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं, इसलिए प्लीज चेक कर लेना एक बार टेलीग्राम पे। जो बच्चे नए हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज जब तक आपका एग्जाम चल रहा है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्टिकल 45 जो है बच्चे वो आपका बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 46 आपका जो है एससी और एसटी और ओबीसी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, है ना। 48 आर्टिकल आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 49 आपका स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। 50 हमने आपको बता दिया है। और जो आपका आर्टिकल 51 है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये वाले दो जो है ये एग्जाम में पूछे जा चुके, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिए, बाकी हमने आपको पीडीएफ पे मेंशन कर रखा है, ठीक हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की थी। देखो, विधि आयोग की स्थापना की गई थी, कौन सा था, 23वां विधि आयोग है, या आप इसको बोल सकते हैं 23वां लॉ कमीशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को गठन को मंजूरी दी थी। जो कार्यकाल इसका रहेगा, जो टेन्योर है वो कितना रहेगा, इसका टेन्योर रहेगा आपका 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 रहेगा इसका टेन्योर। क्लियर? किसी भी चीज में डाउट लगे हमें कमेंट कर देना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे। फर्स्टली तो आप ये बताओ, आईएनसी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, हम बहुत बार बता चुके हैं, इन 1885 बाय ए ओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या आपको ए ओ ह्यूम लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये यहाँ पर देखो, एक मैं बात बताऊं, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में मिला था वो आपका ये मिला था व्योमेश चंद्र बख्शी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर? ये आपको ऑप्शन में मिला था, ये हमसे संस्थापक पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपकी जो पूछी गई थी कि किससे रिलेटेड है, जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये आपकी सड़क परिवहन से रिलेटेड है। भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है, किसके द्वारा शुरू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कब, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों में, कहां पर 4 महानगरों की बात हुई थी इस योजना में, दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा आपका कोलकाता था, देन चेन्नई। इन 4 महानगरों में 4 से 6 लेन वाले राजमार्ग के नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी। अब जब ये योजना बनाई गई और पूरा देखा गया इसको, तो आपका ये एक रेक्टेंगुलर शेप में शो किया, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नाम दिया गया।
तो आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत के कई स्थानों को जोड़ता है, जैसे औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला इकलौता आपका राजमार्ग नेटवर्क है। किसको जोड़ के बनाया गया? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। हमने आपको चारों मेंशन कर दिए हैं। चलिए, और एक बात और, ये दुनिया की पांचवी, अगर विश्व की बात करेंगे ना बच्चे, तो ये पांचवी सबसे बड़ी योजना हो जाएगी, विश्व की 5th बड़ी योजना। क्लियर? चलिए, जितना हमें लगा था उतना हो गया। आपकी शुरू कब करी गई थी? 2001 में शुरू करी गई थी, 2001 में स्टार्ट करी गई थी, और पूरी कब हुई थी? 2012, जनवरी 2012। क्लियर? किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबको पता है, हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका कि आपका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? CH3COOH। देखो इसमें होता कितना है सिरके में एसिटिक एसिड? 6 से 10% क्वांटिटी, सिर्फ इतनी ही होती है। आगे चले, या इसको ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है आपका। आगे चलते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर लैक्टिक एसिड पूछा गया है, एक काम करो यहाँ पर लिखो, आपका लैक्टिक एसिड किस में यूज होता है? दूध में, है ना। साइट्रिक एसिड किस में होता है? आपके खट्टे जो साइट्रिक फूड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। आपका मैलिक एसिड किस में आता है? मैलिक एसिड आपका आ जाता है, जैसे आपका अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, सब्जियां हो गई, गाजर हो गई, ब्रोकली हो गई। क्लियर? एक यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला और लिख लो, लैक्टिक एसिड का आपका हो जाएगा C3H6O3, और साइट्रिक आपका साइट्रिक फूड्स में होता है, बता दिया था मैंने, तो इसको भी लिख लो। साइट्रिक जो है आपका हो जाएगा C6H8O7। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मैलिक एसिड। देखो लिखते जाओ, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, फालतू नहीं बताऊंगी, कोशिश तो ये करूंगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही करा दें। ठीक है, चलो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से संबंधित है? आपका आर्टिकल 52 से 78 जो है ये आपका आ जाएगा रिलेटेड टू कार्यपालिका से संबंधित है। अलग अलग आर्टिकल है 52 से 78, जैसे कि आपका 52वें अनुच्छेद में कहा गया था कि भारत का केवल एक राष्ट्रपति होगा, कहा गया था। 53 में क्या कहा गया था कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। 56 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष रखी गई? 5 वर्ष। 58 में आपका क्या हुआ था? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात की गई थी। इस तरह से आपके सारे आर्टिकल मिला के आपका 52 से 78 के बीच आपकी कार्यपालिका की बात की गई थी। क्लियर? आर्टिकल्स हमने आपको लिखा दिए हैं, फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर कोई नया बच्चा है तो प्लीज आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर एक फाइनल पीडीएफ नाम की पड़ी हुई है पीडीएफ, उसको देख लीजिएगा। और जो भी नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक आपकी एग्जाम से तब तक आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। देखो ऐसा है, कोई हमें भी पता है कोई हमेशा ऐड ऑन नहीं रहता है, बट रिक्वेस्ट ये है कि जब तक आपका एग्जाम है एटलीस्ट तब तक के लिए आप ऐड हो जाइए, है ना। बाद में अगर आपको स्किप करना है, छोड़ना है, लीव करना है, आप कर सकते हो, आप इट्स ऑल योर चॉइस, कोई बात नहीं है। कौन सा अम्ल दूध को दही में बदल देता है? देखो लैक्टिक एसिड, हमने आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला कंजम्पशन करवा दिया है ना। चलो, तो देखो प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, एक प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी किण्वन, तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दूध को दही या योगर्ट में चेंज किया जाता है। एक बात और बताओ, दूध में कौन सा प्रोटीन एक होता है, केसीन नाम से पूछा जाता है कि दूध में गोलाकार प्रोटीन होता है जो जिसको क्या कहा जाता है? केसीन कहा जाता है। हो जाएगा। और एक चीज और है, लैक्टिक एसिड किसका उत्पादन करता है? एटीपी का उत्पादन, ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, ठीक है। उत्पादन करता है एटीपी का। क्लियर हो जाएगा, जितना मुझे जरूरी लग रहा है उतना तो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर है। आपकी टोटल लंबाई किन 4 महानगरों में हमने आपको बताया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 4 को जोड़ने वाला आपका राजमार्ग था। आगे चलते हैं। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
किस लेख में है, तो आपके पार्ट किसमें 4 में है और आर्टिकल कितना है 36 से 51 हमने आपको पहले बता दिए कि आप इनको कहा कहते हैं DPSPs, है ना। आगे चलते हैं। कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाएगी। भारत गुजर रहा था भैया जी, और उदारीकरण की नीति फिर आपकी अपनाएगी। उदारीकरण की नीति से क्वेश्चन बन रहा है आपका कांस्टेबल एग्जाम में। 1857 का विद्रोह, उदारीकरण नीति, LPG 1991 से क्वेश्चन आ रहा है। LPG नीति जो आई थी उसका भी आ रहा है। तो आपके क्वेश्चंस कुछ मतलब टॉपिक्स तो रिवीजन हो ही रहे हैं, क्वेश्चन उससे भी रिपीट हो रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। अगर आप उत्तरी मैदान की बात करेंगे तो आपकी मिट्टी कौन सी आ जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी पढ़ चुके हो आप। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फैली हुई है, पूरा का पूरा उत्तरी मैदान आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वादी MS गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं, वायलिन। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, हमें यहाँ पर 2 लोग पूछे गए थे, अब यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज है कि एक और कौन सा आएगा, बट हमने मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना क्योंकि हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ठीक है, MS गोपाल कृष्णन बोले किस संगीत से जुड़े हैं, तो ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कर्नाटक संगीत से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इन्हें मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म श्री भी मिल चुका है, संगीत कला निधि भी मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। मेंशन करूं क्या, जरूरत है? अगर नहीं है तो फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा या मैं लिख देती हूँ, क्योंकि आप तो हैं आलसी, नहीं लिखेंगे हम जानते हैं। पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, संगीत कला निधि, संगीत नाटक अकादमी, ये अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। ठीक है आगे चलते हैं। श्रीजेश का बारे में पूछा गया था, श्रीजेश को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो श्रीजेश को दिया गया था आपका पद्म भूषण अवार्ड। क्लियर, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो बताना, क्योंकि इनके साथ ही पता है एक और अवार्ड दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को, अगर आपको ध्यान हो तो रविचंद्रन अश्विन जी को भी मिला था, लेकिन उनको कौन सा मिला था, पद्मश्री, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। TN कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपके वायलिन वादक हैं। सुंदर बालचंद्र जो है किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं, वीणा वादक रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर फिर से कुछ एक्टर्स जो है आप पे अपने आप को मेल कर दिए हैं, सॉरी मर्ज कर दिए हैं, सॉरी। सितार वादक में आपका पंडित रविशंकर आ जाएगा, उमाशंकर मिश्र आ जाएगा, विद्यार्थी मुखर्जी आ जाएगा, विलायत खान हमारे सितार वादक है, शाहिद परवेज, बंदे हसन। इस तरह से हमने आपको कुछ संगीत वादक जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा कौन हमारे बांसुरी वादक हैं, कौन सरोद वादक है, कौन संतूर वादक है, कौन तबला वादक है। ठीक है, क्योंकि आपको नाम दे के पूछ रहे हैं कि कौन से वादक रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर जरूरत लगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे साथ में। अभी तक जैसे जो आए हैं वो आपके S बालचंद्रन जी हो गए, क्लियर, और जगदीश सिंह जी पूछे जा चुके हैं, TN कृष्णन जी हो गए, जाकिर हुसैन हमेशा पूछा था, अलारा खान जी आपके जरूरी हैं, सुखविंदर सिंह भी अभी पूछे जा चुके थे, हरि प्रसाद चौरसिया सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी हो गए आपके, शिव कुमार शर्मा बहुत फेमस है, अमजद अली खान जी हो गए, और बुद्ध देवदास गुप्ता जी हो गए, विलायत खान जी हो गए, पंडित रविशंकर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है आगे चले, चलो देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ईयर पूछा है, 1947 से 51 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे। मंत्रिमंडल में ये बनाए गए थे कानून और न्याय मंत्री। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया था, 14 अप्रैल 1891। दिखाना पड़ेगा। धर्म कौन सा उन्होंने अपनाया था, बौद्ध धर्म। ये सब तो लिखाने वाली बातें नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पंडित रविशंकर जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर देखिए हमने आपसे पहले भी बोला था, देखो ये आते हैं ना, तो पंडित रविशंकर हमारे क्या है, सितार वादक और संगीतकार भी हैं। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत आपका माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था? माउंटबेटन योजना आई थी आपकी, याद है अगर, कब लागू हुई थी, किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? देखो माउंटबेटन योजना जिसको आधिकारिक तौर पे आपका क्या जाना गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके अकॉर्डिंग आपका माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। पढ़ा होगा आपने। माउंटबेटन योजना बेसिकली हमारा क्या था, इस योजना के तहत क्या किया गया था, ब्रिटिश भारत में दो संप्रभु राष्ट्र जो थे भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा, ये आपका था। और पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। देसी रियासतें जो थी वो अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की छूट थी कि वो किसी भी तरफ जा सकते थे। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता का त्यागने का अधिकार होगा। तो आपका ये था पूरी योजना का प्रावधान। देखा जाए तो एक तरफ इसको कह सकते हैं आपकी सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था के लिए हुआ था। डेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे क्या हुआ था फिर, जब लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में आपका विभाजन परिषद बना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। तो जब आपकी ये आई थी, यहाँ पर एक नोट कर लो, डेट 3 जून 1947, ठीक है। उस दिन आपका ये दिन जाना गया 3 जून योजना के नाम से, माउंट बेटन योजना को इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कर लेंगे, माउंटबेटन योजना आपकी 3 जून योजना के नाम से भी जानी जाती है। जरूरी था इसलिए बता दिया। कोशिश करते हैं कि बहुत ही आपका ऐसा कुछ ना बताएं जो आपका एग्जाम से रिलेटेड ना हो। आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम पूछा गया था आपका, तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आपको पता होगा, हम वैसे भी आपको ये चीजें करा चुके हैं। आगे चलते हैं। फॉर्म अगर केमिकल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा NaHCO3। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर देना। काकोरी षड्यंत्र कांड पूछा गया था, किस वर्ष हुआ था, इन 1925। भैया जी था क्या, देखो काकोरी डकैती भी बोला जाता है या साजिश मामला। एक ट्रेन डकैती की गई थी, कब, यहाँ पर लिख लो, ट्रेन रॉबरी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। क्लियर? चलो ये ध्यान रखने वाली चीजें। आगे चलते हैं। देखो इसमें पूछ लेते हैं, इसमें शामिल होने वाले लोगों के नाम जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान जी थे, स्वर्ण सिंह थे, ये मेन नाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपकी कंडीशन है। बाकी हमने आपको क्लॉज मेंशन किया है कि मंत्रियों की शक्ति अगर आप बात करेंगे तो राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो ये वाली लाइन भी आपकी है इंपॉर्टेंट भैया जी, इसको भी तैयार रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? अकबर के पूर्वजों का है और उनकी शुरुआती जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। और एक चीज और लिखो, अकबरनामा का जो खंड था वो क्या कहलाया? उनके जो खंड थे, आइन ए अकबरी। आपसे जो क्वेश्चन बना था कि अकबर कौन सा खंड, तो जो इसका थर्ड खंड था बच्चे वो आपका आइन ए अकबरी कहलाया, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, हो सकता है आपसे कभी बन जाए। क्लियर? चलो, तो अबुल फजल ने अकबर के शासन काल में 3 खंडों का इतिहास लिखा था। क्लियर?
तो जिसका जो मेन शीर्षक बना वो क्या कहलाया, अकबरनामा। पहला खंड जो है वो आपका फर्स्ट खंड बच्चे आपका अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन है। इसका जो सेकेंड खंड है, सेकेंड वाला, वो आपका अकबर के शासन काल का वर्णन है। उसमें यहाँ पर लिख लो, अकबर के शासन काल का वर्णन। 3 खंडों में ही था ये बच्चे, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है वो आपका आईने अकबरी कहलाया, जिसमें क्या आपका अकबर के प्रशासन हो गया, गृहस्थी हो गई है ना, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के बारे में ये सब हो गया। क्लियर? चलो, इसके अलावा देखो और भी बुक्स हैं जो पूछ ली जाती हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको मेंशन करवा देते हैं। जैसे कि आप लिख ही लो, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, बट लिख लो, जरूरी है, जो जरूरी है वो बता देते हैं। जैसे कि आपका हुमायूंनामा थी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, गुलबदन बेगम के द्वारा। क्लियर? और इसका सब्जेक्ट क्या था, हुमायूं का इतिहास। यहाँ पर लिख लो सब्जेक्ट क्या था, और यहाँ पर लिख लो लेखक कौन थे, हुमायूं का इतिहास। क्लियर? नेक्स्ट, शाहजहांनामा। ये आपकी लिखी गई थी इनायत खान के द्वारा। किसका इतिहास है, शाहजहां का। क्लियर? आगे एक और लिख लो, तुजू के बाबरी। जब तुजू के बाबरी की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके बाबर, और ये एक तरह की क्या थी, आत्मकथा। ये आपको मैं वो लिखा रही हूँ जो आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको लिखा रही हूँ। क्लियर? और एक और है तुजुक ए जहांगीरी, ये आपकी लिखी गई है जहांगीर के द्वारा। ये भी आपकी एक तरह की क्या है, आत्मकथा। और कोई मिस हो गई है, एक और लिखो, आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई है आपकी ये बुक। और जो वर्णन है इसमें औरंगजेब का इतिहास लिखा है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान रखना। मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई है, और किसका वर्णन किया गया है, औरंगजेब के इतिहास का। चलिए, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बुक्स हैं जो हमने आपको मेंशन करवा दी, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभी। चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में आपका स्थित है, और सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक काउंट किया जाता है। पहले किस नाम से इसको जाना जाता था, जो पहले का नाम था, दमदम हवाई अड्डा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, दमदम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। इसको 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में काउंट किया जाता था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका छूट गया है, बॉम्बे स्टॉक का नया चेयरमैन कौन बने हैं, SS मुंद्रा जी बने हैं। चलो देखो, हवाई अड्डों का जो प्लेलिस्ट है हमने आपको करवा दी है, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। हवाई अड्डे हमने आपको सारी करवा दिए थे। अभी हम लिखाने लग जाएंगे तो आपका 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक और है, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ये आपका नागपुर में स्थित है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जाता है। क्लियर? चलो, अगर आप सुनना चाहें तो हम आपको बोल के से कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आपका गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका अमृतसर में स्थित है। गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। वीर सावरकर काफी पूछा जाता है, पोर्ट ब्लेयर में है। कैंपेगोड़ा जो है आपका बैंगलोर में है। ये सारे हवाई अड्डे हम आपको करवा चुके हैं, तो वापस से अगर लिखाएंगे तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो जाएगा बच्चे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
क्लियर। चलो, कालीकट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, राजा भोज भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में, चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री जो है आपका वाराणसी में है, और बाबा साहब अम्बेडकर आपका नागपुर में, जो हमने आपको दोनों करवा दिए। क्लियर। महाराष्ट्र में देखो, अगर हवाई अड्डों की बात करोगे तो अलग अलग है, जैसे कि आपका आम्बीबेली है, आम्बीबेली में है, अकोला हवाई अड्डा अकोला में है, अमरावती में, अमरावती हवाई अड्डा अमरावती में है, औरंगाबाद हवाई अड्डा औरंगाबाद में है, बारामती हवाई अड्डा बारामती में। इस तरह से आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आईसीसी बैंक ने कितने रुपए के खराब ऋणों की वसूली की मदद के लिए विशेषज्ञों की मदद ली है? भैया 40,000 करोड़ का डेप्ट था पूरा, जिसके लिए आपकी हेल्प ली गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। कब? 1909। देखो क्या हुआ था, इसके जो जन्मदाता थे वो भारत सचिव मार्ले और गवर्नर लॉर्ड मिंटो थे, तो इनके नाम पर रखा गया। किनके किनके नाम पर? यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। भारत सचिव थे मार्ले एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। ठीक है, दोनों के नाम को मर्ज करके आपका रखा गया है मार्ले मिंटो सुधार। याद रहेगा, ये तो याद रहेगा, ये तो एक स्टोरी फॉर्म टाइप का है। आगे चलते हैं। तो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो, देखो लॉर्ड मार्ले जो थे वो कौन थे, यहाँ पर लिख लो। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे उस समय। ठीक है, हो जाएगा। पोस्ट वाइज भी बता दिया, याद रहनी चाहिए चीजें, हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के चमोली में स्थित है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखो एक बात और बताती हूँ, यहाँ पर हमने आपको इस तरह के सिंबल्स लगा दिए हैं यूट्यूब के, अपने यूट्यूब चैनल के। हम आपको पहले बोलते थे कि आपको प्लेलिस्ट ढूंढनी है, बट हमने प्लेलिस्ट को ही इंक्लूड कर दिया है। हम आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बच्चे, तो पीडीएफ के लिए आप जब अगर आप इस लिंक पे ओपन करेंगे जो आपका लिखा है वाईटी रीजनिंग हब पे, तो ये आप समझिए आपका सीधा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ही ओपन होगा, और आप अपनी पसंद की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्लेलिस्ट में आप मूव ऑन कर सकते हो। क्लियर। तो जब भी आप इस लिंक को टच करते हैं आप सीधे प्लेलिस्ट पेज पे ही पहुंचते हैं। थोड़ा सा हमने आपका टाइम बचाने के लिए कह सकते हैं लगा दिया है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जंप कर सकते हैं। क्लियर। पीडीएफ में आपको मिल जाएगी लिंक, जैसे आप क्लिक करेंगे सीधे आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होगी। चलिए आगे चलते हैं। नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आया था ये वाला नहीं आया था। यहाँ पर आपके मेंबर्स पूछे गए थे, मेंबर का नाम देके पूछा गया था कि नरम दल का नेता कौन है या गरम दल का नेता कौन है। अब यहाँ पर हमने आपको रिटन में मेंशन नहीं कर पाया है, एक काम करो आप लिख लो, क्योंकि पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा आगे भी। नरम दल के नेता जरा लिखो, मैं लिख देती हूँ, आप पीडीएफ में देख लेना। मोतीलाल नेहरू जी हैं, दादा भाई नौरोजी। आपको नाम देके पूछा गया था, और पूछा गया था ये नरम दल नेता है या गरम दल। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और एस एन बैनर्जी। क्लियर, ये हो गए आपके नरम दल नेता। और जब आप गरम दल की बात करेंगे तो एक काम करो, यहाँ पर ऐसे ले आओ, ये हो गए आपके गरम दल। इनमें आ जाएंगे आपके ये इरेज हो गया, ओके कोई बात नहीं है। फिरोज शाह मेहता थे, और कौन लिखा था? बदरुद्दीन तैयब जी, और एस एन बैनर्जी।
गरम दल के नेताओं में बच्चे आपके आ जाएंगे, पहले तो लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, विपिन चंद्र पाल जी हो गए, और अरविंद घोष जी हो गए। ठीक है, तब किसी नेता का नाम देके पूछा गया था कि वो नरम दल के थे या गरम दल के। हमने आपको मेंशन करा दिया, इसी में से कोई एक थे जिनका हमें अभी कंफर्मेशन नहीं पता है, बट हमने आपको लिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौसमी बेरोजगारी, अच्छा ये देखो विभाजन कब हुआ था आपका, 1907 में, ये आप ध्यान रखेंगे ना। चलो, संस्थापक आपके कौन थे नर्मदल दल के, दादा भाई नौरोजी, उमेश बनर्जी, फिरोज मेहता, है ना, इस तरह से आपके संस्थापक थे। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब लोग केवल एक विशेष मौसम या अवधि में ही रोजगार कर पाते हैं, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। या बेरोजगारी का एक प्रकार है आपका मौसमी बेरोजगारी, जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते। क्लियर। एग्जाम्पल के जैसे आपका वाटर पार्क हो गया है ना, गर्मी के सीजन में चलता हो जाता है, फिर इसके बाद में इंसान जो है अनएम्प्लॉयड है। आगे चलते हैं, मनोरंजन पार्क हो गया सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। देख लो भाई कितनी बेरोजगारी है, इसलिए पढ़ाई कर लो, जरूरी है ना। चलो, विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, आपका खट्टे फलों में, ताजे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। आगे चलते हैं, विटामिन सी से रिलेटेड एक चीज़ और लिख लो, इसका जो और केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी केमिकल फॉर्मूला आपका C6H8O6 हो जाएगा, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो भी लिख ही लो, स्कर्वी, क्योंकि आप बहुत आलसी हो, हम जानते हैं आप नहीं करोगे। चलो, ये हमें हो गई विटामिन सी से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आगे चलते हैं। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना था, किसने बनाया था, विश्व मोहन भट्ट ने। देखो, विश्व मोहन भट्ट जो है इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी एक एल्बम थी अ मीटिंग बाय द रिवर, उसके लिए मिला था। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। भैया जी ये शिष्य थे पंडित रविशंकर जी के, ये बात मतलब याद रखने वाली है, पंडित रविशंकर के शिष्य थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनके अवार्ड हमने आपको बता दिए हैं। तो इन्होंने पहला संशोधित हवाईयन गिटार जिसको हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता था। देखो भैया, हमेशा आपसे ये बात बोलते हैं बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला, आप बुक पढ़ोगे वो भाषा पूछेगा। अब देखो, आप इनको पढ़ोगे कि मोहन बीड़ा वादक थे, उन्होंने जो गिटार फॉर्म किया उसके बारे में पूछ लिया। तो जो पढ़ रहे हो कोशिश करो कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, उसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस पढ़ो। जरूरी है, पहले वाली चीजें नहीं रही हैं कि आपने वन लाइनर्स पढ़ लिए कि एओ ह्यूम ने आईएनसी का स्थापना की थी, वो आपसे पहला अध्यक्ष पूछ लेंगे, क्या मतलब है। आपको पढ़ना, कोई भी आप पढ़ रहे हो, टाइम तो दे ही रहे हो ना, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा वर्कआउट आपको खुद करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी किसी भी एक टीचर के भरोसे अपने अपने को डिपेंडेंट नहीं छोड़ना है, खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करनी है। मॉक टेस्ट अगर आप किसी टीचर के बताए हुए दे रहे हो, जैसे कि अगर कोई आप किसी टीचर से जीएस पढ़ रहे हो और उन्हीं के मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप उनके अलावा टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अगर आप दे सकते हैं। बिहार का भी कोई पेपर आया था, मैं आपको बताऊं, अब मुझे याद नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम उसका करा था, एनालिसिस करवाया था, पेपर को ही सॉल्व करवाया था। एंड यू गाइज, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, उसका एक एक क्वेश्चन जो है एसएससी, मतलब सॉरी एसएससी नहीं, बिहार का था। पूरा आपका मॉक टेस्ट से उठा लिया, टेक्स्ट बुक से, इवन इंग्लिश के पैराग्राफ, हिंदी के पैराग्राफ, सब कुछ एज इट इज। इवन मैंने उस वीडियो के लास्ट में उसको एड ऑन भी किया था कि भैया पूरा का पूरा पेपर टेक्स्ट बुक मॉक से कॉपी किया हुआ है। पहले भी हम बोल रहे थे तब भी बच्चे ध्यान नहीं देते थे, अभी भी हम बोले तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। टेक्स्ट बुक का मॉक वाकई में अच्छा है, वो आपको एक्चुअल में एग्जाम लेवल फील करा देगा, है ना। इसलिए
जो बिहार वाला पेपर हुआ था बीपीएससी का था, आई थिंक कुछ भी था उसमें, तो मैं देख के एकदम शॉक थी भाई, ऐसा कैसे उन्होंने पूरा हिंदी इंग्लिश पैराग्राफ एरर डिटेक्शन हर एक चीज उन्होंने एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठा के रख दी थी। अगर मैं पहले बोली थी कि कोई बच्चा टेक्स्ट बुक से कर रहा है ना तो अच्छा है, उसका आपका फायदा कहीं ना कहीं जरूर से जरूर मिलेगा, ये मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। अगर आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बात बोल रही हूँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, 2024 में आईसीआईसीआई बैंक का लाभ कितने प्रतिशत का था? आपका लाभ था 14.8। आपको जो ऑप्शन में मिला था वो अप्रोक्सीमेटली में मिला था 15% करके। क्लियर? तो 15% आपने आंसर कर दिया होगा। थार मारूथल के बारे में पूछा गया था, भारत के उत्तर पश्चिम में है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से यह आया था कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। सारथी ऐप के बारे में पूछा गया था कि किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो ये आपका सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका सारथी। कहाँ लॉन्च हुआ था? मुंबई में। किस लिए? मेन एम था निवेशकों को शिक्षित करना। एम जो था वो था आपका निवेशकों को शिक्षित करना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, अच्छा एक चीज और है जो इसका ये आपको नाम मिला होगा, कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, सारथी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एसबीआई बैंक ने एक एआई चैटबॉट का नाम, एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम आपसे पूछा गया था, तो एसबीआई ऐसे करके आपको लिखा हुआ ऑप्शन में मिला था, जिसका कि फुल फॉर्म था एसबीआई इंटेलिजेंस असिस्टेंट, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर था और आपको ऑप्शन में यही दिया था एसबीआई सिया करके। चलो नेक्स्ट है हमारा, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए, बी और डी। और विटामिन डी किसके दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाय के दूध में पाया जाता है, हमने आपको पहले भी बताया था। चलो, हाँ देखो एक बोलेगा भैया विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे चलो, बकवास करा लो। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की थी? असम सरकार के द्वारा आपकी ये योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आता है करंट अफेयर। किस लिए राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या शुरू करे? मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। क्लियर? आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम गुप्त शासक, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, सॉरी, वो आपके महाराजा धीराज की उपाधि पाने वाले पहले गुप्त शासक बने, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला था वो ये है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धाराओं का जिक्र किया गया था? देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बच्चे जब हमारा है, टोटल धाराओं की बात की गई थी 31, धारा 31 नहीं है, धारा 1 से लेके धारा 31 तक का जिक्र किया गया है, मतलब टोटल आपकी 31 धाराओं के बारे में बताया गया है। क्लियर? धारा 1 टू धारा 31 याद रहेगा, तो यहाँ पर पूरा लिख लो तक, धारा 31 तक, कहाँ से? धारा 1 से लेके। चलो, भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछे गए थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्लियर? कोई डाउट? किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे ना तो आप नीचे मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर डाल के, हम आपको उसको क्लियर करा देंगे। चलो नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया आतंक विरोधी 14वीं सहयोग बैठक जो है 2024 में कहाँ हुई थी? ये बैठक हुई थी आपकी कहाँ? नई दिल्ली में। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी नहीं है, तो आपके आतंक विरोधी मुद्दा था और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, कब? 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। फिर आपसे पूछा गया था ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है आपका ये मंदिर, खंडवा जिले में। क्लियर? चलो, तो ये हमें 44 क्वेश्चंस मिले थे आपके 9 के शिफ्ट 1 के। हमें पता है हम सेशन बहुत लेट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका लॉस हो रहा है, थोड़ा सा किसी वजह से नहीं कर पाए। चलिए, तो आपकी शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस जितने अवेलेबल हो सकते थे हमने आपको सारे करवा दिए, ठीक है।
चलो अभी आपका शायद नेक्स्ट एग्जाम 17 या 18 में है ना, 16 में कल एग्जाम नहीं है मेरे ख्याल से, 17 18 में। अगर 16 में है तो प्लीज़ हमें एक बार कंफर्म कर दीजिए। वैसे हमें 17 और 18 का पता है, हो सकता है 17 से पहले आपका हो, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहाँ पर फिनिश करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बच्चे लोग मिल जाएगी। नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम तक एटलीस्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चैनल पे रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम फिर भी एक बार चाहेंगे जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ में बने रहिएगा।